अजीज़ तुलबा व तालिबात, हमारा आज का मौजू है गोदान का तनकीदी जायज़ा। प्रेमचंद उर्दू के मुमताज़ नावल निगार हैं जो शाहकार नावल गोदान के खालिक हैं। ये इनका आखिरी नावल ही नहीं बल्कि इनके फ़न का आखिरी पड़ाव भी। उन्होंने इस नावल में देहाती ज़िंदगी को बड़ी कामयाबी के साथ पेश किया है। नावल का मुताला करने के बाद इस अहद का हिंदुस्तान पूरी तरह कारी की नज़रों के सामने आ जाता है। प्रेमचंद के इस नावल में हिंदुस्तान की देहाती और शहरी ज़िंदगी का अहाता कर लिया गया है। अगरचे इस नावल का असल किस्सा देहात से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन शहर की तस्वीर कशी भी इस नावल में नज़र आती है। गोदान वाकई लाजवाब नावल है क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी देहात और शहरों के गुनागू मसाइल की हकीकत पसंदाना अक्कासी बड़े उम्दा तरीके से की गई है। प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी के मसाइल को पेश करने में हकीकत निगारी से काम लिया है। वो हकीकत निगारी के बानी तस्वुर किए जाते हैं। इनसे पहले शहरी ज़िंदगी ही नावल निगारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी, लेकिन प्रेमचंद ने गाँव के आम इंसान खासकर किसान को ही अपने नावलों का मरकज़ी किरदार बना दिया। गोदान प्रेमचंद का एक ऐसा नावल है जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस नावल में देहाती ज़िंदगी को तफसील के साथ पेश करने के साथ साथ शहरी ज़िंदगी को भी उजागर करने की कोशिश की गई है। इस नावल में प्रेमचंद ने कई किरदारों को सामने लाया है जो अपने तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। मसलन होरी और धनिया गाँव के किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। दातादीन, जंगरी सिंह और मंगरूशा साहूकारों और मजहबी पेशवाओं की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा नावल में जितने भी ज़िमनी किरदार मौजूद हैं वो भी मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। इन किरदारों के ज़रिए प्रेमचंद समाजी मसाइल को मुअस्सिर और दिलकश अंदाज से उभारने में कामयाब नज़र आते हैं। नावल का मरकज़ी किरदार बेलारी गाँव का एक किसान होरी है। वो नावल पर शुरू से आखिर तक छाया हुआ है। बकौले ललित शक्ल कोट वो यानी होरी पूरे नावल पर इतना हावी है कि अगर गोदान का नाम होरी रखा जाता तो मुनासिब होता। अनकोट। होरी एक ऐसा किसान है जिसकी सारी उम्र लगान देने और सूद चुकाने में गुजर जाती है। इसका एक छोटा सा खानदान होता है जो इसकी बीवी धनिया, बेटा गोबर और दो बेटियों रूपा और सोना पर मुश्तमिल होता है। होरी और इसका बेटा एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। होरी जहाँ चुपचाप जुल्म सहता है, वहीं इसका बेटा गोबर जागीरदाराना निज़ाम और जागीरदारों से सख्त नफरत करता है। वो इनके खिलाफ बगावत करने से भी दरेग नहीं करता। इस इक्तिबास से गोबर की बागियाना तबीयत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। कोट। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक जाता है तब भी गजर नहीं होती। इन्हें क्या आराम से गद्दा मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं। हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए चाहे ना होते हों पर सुख तो सभी तरह का मिलता है। रुपए लेकर आदमी और क्या करता है। अनकोट। इसके बरक्स होरी का किरदार ऐसा है जो इस बात पर यकीन रखता है कि इंसान को जो दुख या सुख मिलते हैं वो इसके कर्मों की वजह से मिलते हैं। होरी के मुताबिक जिस इंसान ने पहले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे वही अगले जन्म में सुख उठाता है। इस इक्तिबास से होरी के किरदार की अक्कासी होती है। कोट। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। धन बड़ी तपस्या से मिलता है। इन्होंने पहले जन्म में जैसा काम किया इसका सुख उठा रहे हैं। हमने कुछ नहीं जमा किया तो मिले क्या। अनकोट। गोबर अपने बाप के इस नज़रे से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इसके नज़दीक भगवान ने सब इंसानों को बराबर बनाया है, मगर होरी माशरे में तबकाती तकसीम की वकालत करते हैं क्योंकि इसके नज़दीक ऐसा माशरे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। होरी अधेड़ उम्र का एक ऐसा किसान है जो अपने कुंबे के साथ मामूली ज़मीन पर गुजारा करता है। कलील आमदनी की वजह से उसे अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। रात दिन खेती बाड़ी में खून पसीना बहाने के बावजूद 2 वक्त की रोटी मुहैया करना होरी के लिए मुश्किल होता है। वो मकरूज होता जाता है। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू ये है
کہ وہ دروازے پر ایک گائے کو بندھا دیکھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ایک ساتھی بولا اہیر کو دوسری شادی کا لالچ دے کر اسے ایک گائے حاصل کرتا ہے۔ اس طرح اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، لیکن ہوری کی یہ خوشی زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہتی، کیونکہ اس کا بھائی ہیرا ہوری کی خوشی دیکھ کر جلتا ہے اور اسی جلن کی وجہ سے موقع پا کر گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ ہوری کا بیٹا گائے لانے کے سلسلے میں جب بولا اہیر کے گھر جاتا ہے تو اس کی نظر اس کی بیوہ بیٹی جھنیا پر پڑتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ گوبر اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ ماں باپ کے ڈر سے وہ جھنیا کو گھر پر چھوڑ کر شہر فرار ہو جاتا ہے۔ بہو کی صورت میں بیوہ کو گھر میں رکھنے کی وجہ سے بھی ہوری پر مظالم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ مذہبی ٹھیکیدار اور برادری کے لوگ اسے جرم قرار دیتے ہیں اور جرمانے کے طور پر اس کی ساری پیداوار پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ہوری پر اس وقت بھی ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے جب بولا اہیر بدلہ لینے کی غرض سے گائے کے بدلے ہوری کے بیل کھول لے جاتا ہے۔ ہوری چونکہ بولا اہیر کو دوسری شادی کرانے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اسے اس ظلم کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں ہوری اور اس کے خاندان کے لیے روٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہی حالات کے بیچ گوبر شہر سے واپس آتا ہے اور ہوری کی مشکلات میں کچھ حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ گوبر اپنے ساتھ کچھ روپے لاتا ہے۔ وہ کسان کے بجائے اب ایک شہری مزدور بن گیا تھا۔ وہ اپنے باپ اور کسانوں کی حالت دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسانوں کی حالت میں سدھار لانے کے لیے کوئی جدوجہد کرے، کیونکہ کسانوں کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ زمیندار، ٹھیکیدار اور سرکاری عہدیدار غریب کسانوں کا استحصال کر رہے تھے، لیکن ہوری اور اس جیسے باقی کسان یہ سب خاموش تماشائی بن کر برداشت کر رہے تھے۔ ان میں اس ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ گوبر اپنی ماں دھنیا کی طرح زمینداروں کی خوشامد کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ زمینداروں کو لگان دیتے ہیں تو خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی یہ سوچ اس کے باغیانہ ذہن کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ ہوری کی طرح ڈرا اور سہما ہوا نہیں رہتا۔ اسی سوچ کو لے کر گوبر اپنے بیوی بچے کو لے کر شہر واپس چلا جاتا ہے۔ اب تک ہوری کی بیٹیاں بھی جوان ہو چکی تھی۔ ایک باپ ہونے کے ناطے ہوری کو ان کی شادی کی فکر لاحق تھی، مگر شادی بیاہ میں اگر کوئی چیز حائل تھی تو وہ تھی اس کی غربت۔ اس کی ساری امیدیں گنے کے فصل سے وابستہ تھیں، لیکن لگان کی وصولی کے لیے زمیندار نے انہیں نیلام کر کے اپنے پیسے وصول کیے۔ پھر مشکل سے ہوری قرض لے کر بیٹی سونا کی شادی کا انتظام کرتا ہے، لیکن وہ اس حد تک مقروض ہو جاتا ہے کہ گزر بسر کرنا اب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بن گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس بیل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی چند بیگ زمین کو ہر ممکن طریقے سے بچا رہا تھا، لیکن ساہوکار کسی نہ کسی طرح اس کے پرکھوں کی اس نشانی کو ہڑپ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ساہوکاروں کے ساتھ ساتھ ہوری کے گاؤں میں رائے اگرپال سنگھ جیسا زمیندار اور جاگیردار بھی رہتا تھا، جو زمیندار طبقہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور اس میں اس طبقہ کی تمام برائیاں موجود تھیں۔ وہ بھی اپنی اسامیوں سے زبردستی بھیگار لیتے، بے دخلی کا دعویٰ کراتے اور اضافہ لگان وصول کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ عیش پرست نہیں تھے۔ وہ ایک آزاد شخصیت بھی رکھتے ہیں اور زمیندار طبقہ کی تمام خصوصیات سے بھی بہرہور ہیں۔ ان حالات میں ہوری جیسے کسان کا گزر بسر کرنا کافی مشکل تھا۔ جان سے پیاری زمین کو جب ہوری ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنی بیٹی روپا کو صرف 200 روپوں میں بوڑھے رام سیوک کو بیچ دیتا ہے۔ ہوری کے مصائب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وہ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے اور ایک گائے رکھنے کا ارمان پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر کام کرنے کے دوران لو کا ایک آتشی جھونکا اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور اس طرح اس کے لاتعداد مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
अगरचे एक तरफ मौत ही इसे ज़िंदगी के तमाम दुखों और महरूमियों से आज़ाद कर देती है, मगर दूसरी तरफ मौत के बाद भी इसकी कसम पुरसी की हालत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पंडित गोदान करने के लिए कहता है। वो ये नहीं जानता कि जो शख्स ज़िंदगी भर अपने घर के दरवाजे पर एक गाय बंधी हुई देखना चाहता था, इसकी ये तमन्ना पूरी नहीं हुई और यही हसरत लेकर वो मौत के मुंह में चला जाता है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अजीम और शाहकार नावल है, जिसमें पेश की गई ज़िंदगी से ज़्यादा या कम नज़र नहीं आती, बल्कि बिल्कुल ज़िंदगी के जैसे ही नज़र आती है। इस नावल में होरी और दूसरे किसानों की ज़िंदगी बड़ी सच्चाई और हकीकत शायराना अंदाज से पेश की गई है। ये नावल किसानों की इस कदर सच्ची तस्वीर है कि ऐसा मालूम होता है कि प्रेमचंद ने किसानों की ज़िंदगी का तासुर हकीकी ज़िंदगी से नहीं बल्कि गोदान पढ़ने के बाद हासिल किया। गोदान की अजमत का राज इसी बात में मख्फी है कि यह हक़ाइक़ की सच्चाई पर उस्तवार है। प्रेमचंद ने किसानों की हकीकी ज़िंदगी पेश करके किसानों और अदब की सही मानों में खिदमत अंजाम दी। यह नावल प्रेमचंद का फ़नी मोजज़ा इसलिए बन गया है क्योंकि इसमें पूरे गाँव की ज़िंदगी को, इसके तमाम अफराद के साथ सारे मनाजिर को और किसान की ज़िंदगी के हर रुख को अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ पेश किया गया है। राय अग्रपाल सिंह से लेकर सलिया चुमारन तक गाँव की ज़िंदगी का कोई पहलू और गोशा ऐसा नहीं है जिसकी अक्कासी प्रेमचंद ने इसमें न की हो। इस नावल की इम्तियाजी खुसूसियत यही है कि इसमें गाँव की ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल और अनगिनत पहलू दिखाए गए हैं जो हर जगह ज़िंदगी से मामूर नज़र आते हैं। बकौल शुगुफ्ता तबस्सुम कोट। प्रेमचंद ने नावल लिखते वक्त देहातों के सभी रिवाजों और रस्मों को मद्देनज़र रखा है। इसी वजह से ये नावल एक मखसूस इलाके की तस्वीर कशी करता है। अनकोट। इस नावल में प्रेमचंद ने न सिर्फ गाँव के अदना किसान को हीरो के रूप में पेश किया है, बल्कि प्लाट और किरदारों में मंतकी तसलसल को भी कायम रखा है। नावल के तमाम किरदार हालात के मुताबिक अमल करते हैं, वो मसाइल पैदा भी करते हैं और हादिसात से दो चार भी होते हैं। कभी हालात को बदलते हैं और कभी हालात के ज़ेर असर तब्दील हो जाते हैं। प्रेमचंद ने किरदारों के बाहमी रब्त व ज़ब्त और कशमकश से कहानी को आगे बढ़ाया है। किरदार निगारी के एतबार से ये नावल अपनी मिसाल आप है। होरी के अलावा इसमें इसकी बीवी दनिया का किरदार बेमिसाल है और औरत का जीता जागता किरदार है, लेकिन किरदार निगारी के हवाले से इसमें कहीं कहीं खामियां भी नज़र आती हैं। मसलन प्रेमचंद ने गोबर के किरदार के ज़रिए अपने अहद के बागी किसानों के जज्बात की तर्जमानी भी की है, मगर शहर जाकर गोबर को खानगी नौकर बना देना और एक मर्तबा जेल जाने के बाद ही मैदानी अमल से फ़रार इख्तियार कर लेना इस दौर के बागी किसान की हकीकी ज़िंदगी से दूर की बात मालूम होता है। इसी तरह इस नावल में ऐसे किरदार भी मिलते हैं जो देहातों से निकलकर शहरी ज़िंदगी और पढ़े लिखे तबके की नुमाइंदगी करते हैं। मसलन राय साहब, मिस्टर मेहता, मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ वगैरह। मगर शहरी ज़िंदगी को पेश करने में प्रेमचंद इस कदर कामयाब नज़र नहीं आते हैं जितने कामयाब वो देहाती ज़िंदगी को पेश करने में नज़र आते हैं। इस सिलसिले में कमर रईस यूँ रकम तराज हैं। कोट। शहर की रुदाद में हकीकत निगारी का वो आला मयार बरकरार न रह सका जो होरी और इसकी गाँव की मरकशी में नज़र आता है। अनकोट। प्रेमचंद न सिर्फ देहात के किसानों के लबो लहजा को हकीकी रंग में पेश करते हैं, बल्कि शहर में बोली जाने वाली ज़बान और लबो लहजा के इजहार में भी कामयाब नज़र आते हैं। वो अपने शोर से पूरी तरह काम लेते हैं कि कौन सी बात कैसे और कितने अल्फाज में कही जाए। अशखास और वाक़यात को ज़िंदा और मुतहरिक दिखाने के लिए कहाँ मुकालमों से काम लिया जाए, कहाँ बयानिया से और कहाँ किरदारों के सोच विचार को इन्हीं की ज़बान और लहजा में अदा करे। फ़नी तकमील के एतबार से प्रेमचंद का ये नावल मुसल्लमा तौर पर इनकी सबसे कामयाब तख्लीक है। अगरचे इसकी तकनीक में कोई जिद्दत नहीं,
कहानी कहने का वही सीधा साधा अंदाज जो इनके बेशतर नावलों की खुसूसियत है इसमें भी बरता गया है, मगर बावजूद इसके इनका ये नावल इनकी आला फ़नी बसीरत का बेहतरीन मज़हर है। गोदान प्रेमचंद की नावल निगारी की फ़नी पुख्तगी और इर्तिका का नुक्ता उरूज है। प्रेमचंद के दूसरे नावलों में जो फ़नी खामियां नज़र आती हैं इस नावल में नज़र नहीं आती। इसमें इनकी हकीकत निगारी और सनाई दर्जे कमाल पर है। फ़िक्र शोर के एतबार से भी वो आगे बढ़े हैं और असली ज़िंदगी के बारे में उनका तनकीदी ज़ाविया नज़र बदला है। इस सिलसिले में कमर रईस यूँ लिखते हैं, कोट, मुंशी प्रेमचंद के इब्तिदाई नावलों का उसलूब नाहमवार है, लेकिन गोदान में इसका उसलूब बिल्कुल हमवार और खालिसतन इनका अपना है, जो फ़नकाराना होने के बावजूद काबिल तक़लीद है। अनकोट। इस नावल में इनके आदर्शवाद की झलकियाँ भी मिल जाती हैं। एक तरफ वो इस अहद के समाजी और सियासी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों का तकाजा करते हैं, नए किसान के इनकलाबी शऊर को सामने लाते हैं, और दूसरी तरफ वो फ़र्द की अखलाकी तहजीब और तरबियत पर भी जोर देते हैं और आला मुतवस्तित तबके के नौजवानों को किसानों और मज़दूरों की तहरीक का रहनुमा बनाते हैं। प्रेमचंद ने इस नावल में हकीकत निगारी की ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जो कारी के दिलो दिमाग पर न मिटने वाले नकूश छोड़ जाती हैं। उन्होंने गैर मामूली तसव्वुराती वाक़यात के बजाय रोज़मर्रा के हकीकी वाक़यात और किरदारों से इक्तिफ़ा करके अपने शहकार नावल के लिए मवाद तैयार किया है। बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, कोट, प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी के मनाजिर को हकीकत के रंग में दिखाकर हिंदुस्तान की असली आबादियों के कवाइफ और इनकी नफ्सियात से पर्दा उठा लिया है। अनकोट। होरी की कहानी फ़नी एतबार से इतनी मरबूत और मुकम्मल है, किरदारों का इर्तिका और वाक़यात का सिलसिला इतना रवां और फितरी है कि कारी की दिलचस्पी एक पल के लिए भी ख़त्म नहीं होती। इस नावल को अलमिया पर ख़त्म करके प्रेमचंद ने समाजी हकीकत निगारी की रिवायत को अपनी बेहतरीन सूरत में ज़िंदा किया है। वो किसानों की ज़िंदगी और इनके गुनागू मसाइल को एक आदर्शवादी मुसल्लह की ऐनक से नहीं बल्कि एक हकीकत पसंद फ़नकार की नज़र से देखते हैं। बकौल कमर रईस के इन्हें किसानों की बढ़ती हुई तबाहाली में सिर्फ सैलाब, खुश्कसाली और वबा ही नहीं बल्कि ज़मींदारों, साहूकारों, ब्राह्मणों, थानेदारों और पटवारियों का हाथ भी नज़र आता है। गोदान में प्रेमचंद ने वक्त के बहाव को जिस तरह पेश किया है इसमें इनके फ़न की पुख्तगी ज़ाहिर हुई है। हम इस नावल में साफ तौर पर वक्त को गुज़रते हुए देखते हैं, लेकिन ये वक्त का गुज़रना बिल्कुल हकीकी ज़िंदगी की तरह बड़ी आहिस्तगी और खामोशी से होता है। प्रेमचंद के फ़न का कमाल और इसका नुक्ता उरूज होरी की ज़िंदगी को बिल्कुल फितरी अंदाज में दिखाने में मुज़मर है। होरी की मौत को प्रेमचंद ने बड़े फ़नकाराना और फितरी अंदाज से पेश किया है जो नावल निगारों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। गोदान में अगरचे एक किसान की ज़िंदगी का नक्शा खींचा गया है, लेकिन वो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों किसानों की हालत ज़ार की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने एक फ़र्द को लेकर कहानी इस तरह पेश की कि पूरा माशरा एक फ़र्द के अंदर सिमट आता है और वो फ़र्द पूरे माशरे को मुनक़िस करता है। नावल का इब्तिदाई तासुर महदूद और इसका महवर होरी का कुंबा मालूम होता है। कहानी इस एक ख़ानदान के गिरद मंडलाती हुई आगे बढ़ती है और रफ्ता रफ्ता एहसास दिलाती है कि प्रेमचंद ने इस एक ख़ानदान के सहारे पूरे दिही तबका की ज़िंदगी बयान कर दी। इंसानों के बीच तफरीक और अमीर व गरीब की इस शदीद कशमकश को उरिया कर दिया है जो साल हर साल से इनके दरमियान चली आ रही थी। प्रेमचंद ने इस नावल में ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह चंद नफूस साल हर साल से आम किसान और मेहनत कश तबके का इस्तेसाल करते आए हैं। किसानों का ये तबका कैसे इनके जबर जुल्म का निशाना बनता रहा है और क्यों कर वो इसका शिकार बनने के लिए मजबूर होता है। इसके अलावा दिही ज़िंदगी के दीगर तमाम पहलुओं की भी ऐसी भरपूर अक्कासी गोदान में की गई है कि रोज़मर्रा चहल पहल, हंसी मजाक, वहाँ की मसरूफियात और मामूलात, पसमानदा तबके के मसाइल और इनकी आर्जी राहतें, इनमें आपसी रिश्तों का पासो लिहाज, इनकी बाहमी रंजिशें और रकाबतें वगैरह हकीकी रूप में ज़िंदगी से इस तरह हम आहंग हुए हैं
कि ये नावल दिही माशरा की हकीकी तस्वीर बन गया है। गोदान वाकई प्रेमचंद की नावल निगारी की फ़नी पुख्तगी और इर्तिका की मेराज है। ये नावल उर्दू नावल निगारी में एक रोशन मीनार और संग मील की हैसियत रखता है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हमें उम्मीद है कि जिस मौजू पे आज हमने बात की आपने इससे इस्तिफादा किया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आदाब।